नमस्कार दोस्तों। सच्चाई से जोड़े कौन, सन्नाटे को तोड़े कौन। मुंसिफ ही चुप बैठा है, झूठ के कान मरोड़े कौन। खुशियों की चाहत सबको, दर्द से नाता जोड़े कौन। अंबर सब बनना चाहे, सूरज के संग दौड़े कौन। ये सवाल है, वो सवाल है जो आज हमारे देश के सामने खड़े हैं। और इन सवालों का जवाब देगा कौन आखिर, यह भी एक सवाल है। क्योंकि जो मुंसिफ है, जो हमारा कस्टोडियन है, जो हमारा संरक्षक है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से कायरतापूर्ण, नफरत से भरा झूठ की दुकान बनकर बैठा है, जो सिर्फ झूठ बोलता है और अपनी राजनीति झूठ के बूते पनपाता है, करता है। मैं ये क्यों कहता हूं? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, तो जिनसे मुझे कोई अपेक्षा नहीं, आखिर मैं क्यों कह रहा हूं? इसकी वजह साफ, क्योंकि वो झूठ बोलता है, नफरत फैलाता है। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, इस देश की आजादी में योगदान दिया। इसलिए मुझे दर्द होता है मेरे देश के साथ यदि गलत होता है, क्योंकि पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत माता है कौन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा भारत माता है कौन। भारत माता एक सिर्फ जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं, एक पहाड़, जंगल, पानी, जल अकेले मात्र नहीं। भारत माता आप भी हैं, भारत माता मैं भी हूं। भारत माता इस देश का हर वह व्यक्ति है, हर वह भूमि का टुकड़ा है, हर वह जंगल है, हर वह व्यक्ति, सब कुछ है, सब मिलकर भारत माता बनती है। इसलिए हर किसी के हित की बात होनी चाहिए, कल्याण की बात होनी चाहिए। पंडित नेहरू ने देश की आजादी के वक्त में जो पहला भाषण दिया था, वो आजादी का वो भाषण आज भी याद किया जाता है। उस भाषण का जिक्र नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले पर भी किया, लेकिन उनके करने का मकसद उस इंसाफ को सामने लाना नहीं, बल्कि एक व्यंग बनाना था। बहरहाल वो डेस्टिनी ऑफ मिडनाइट वो भाषण, वह असल में वो शब्द थे जो भारत की तस्वीर दिखा रहे थे कि भारत के लिए क्या करना है। उन्होंने कहा था, इस देश के उस आखिरी व्यक्ति के आंखों में जब तक आंसू हैं, तब तक हमारा काम पूरा नहीं, तब तक हमारी आजादी पूरी नहीं। हमें उसके आंसू को पोंछना है। आज कोई यह सोचे न सोचे, लेकिन उसी गांधी नेहरू परिवार के उत्तराधिकारी और देश के जन नेता राहुल गांधी उस पर सोच रहे हैं, उस पर करना चाहते हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं और करने जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने CWC की मीटिंग के बाद में, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद में, जो कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च कमेटी है, उसके फैसले को लेकर अपने चारों मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक की और उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कैसे हम इसको करना चाहते हैं, और हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है, यह भी उन्होंने बताया। उन्होंने गिनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के 10 मुख्यमंत्री हैं और 10 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ एक पिछड़ी जाति का है, जबकि कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री और 4 में से 3 पिछड़ी जाति। जो ये बताता है कि वास्तव में पिछड़ी जातियों को यह सम्मान देने की परंपरा, उनको हक देने की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तथाकथित रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं,
मैं तथाकथित क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी जाति को खुद ही पिछड़ा घोषित कर दिया, अन्यथा वो पिछड़े नहीं होते थे, यानी वो गढ़े हुए पिछड़े। नरेंद्र मोदी बात बात में कहते हैं वो नीच हैं, इसलिए उनके लिए कोई इस तरह के अपशब्द बोलता है, कुछ बोलता है। वास्तविकता यह है कि यह उनकी सोच मात्र है। वह खुद सोचते हैं इसलिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है जाकी रही भावना जैसी, तो उनकी भावना ऐसी है इसलिए उन्हें ऐसी मूरत दिखाई देती है। हालांकि वो दूसरों के लिए जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में समझ में आता है। तो पिछड़ों को हक देने का आज मुद्दा सामने खड़ा है, क्योंकि इतने सालों से उसकी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने बहुत से हक दिए, लेकिन अभी भी जरूरत है। और न सिर्फ पिछड़ों को, राहुल गांधी ने इससे भी आगे बढ़ के कहा कि हम न सिर्फ पिछड़े वर्ग को हक देने के लिए जातिगत जनगणना कराएंगे, बल्कि आर्थिक सर्वे भी कराएंगे। और उन दोनों से जब निकल के आएगा किसके पास कितना धन है, किसके पास क्या है, उसके बाद इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को और इस देश के पिछड़ों को उनका आनुपातिक हक दिया जाएगा। यानी यह बात पहली बार हिंदुस्तान में कोई कह रहा है कि इस तरह हक देने का हम काम करें। और यह सिर्फ कह नहीं रहा है, यह कर रहा है। यह साबित होता है इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए, यानी 4 में से 3, यानी 75% हक दिया है कांग्रेस पार्टी ने। चलिए इसकी बात छोड़िए, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातों का जो है जवाब दिया। आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उन 5 राज्यों में स्थितियां क्या हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी देखने को मिल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की विदाई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी भागती हुई दिखाई दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लद्दाख की काउंसिल का चुनाव हुआ और उस चुनाव में 24 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। कांग्रेस और उसकी सहयोगी एनसीपी ने 22 सीटें जीती। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि जनता अब नरेंद्र मोदी को, भाजपा को नकारने लगी है। वो बताने लगी है कि सिर्फ आप जुमलेबाज हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। यह सच भी सामने आ रहा है। तो अब आने वाले चुनाव में यही होने जा रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद आम आदमी पार्टी फिर से एक बार वही दिखा रही है कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो पा लिया, कांग्रेस के वोट काट करके गुजरात, कांग्रेस की सीटें हरवा करके, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। वो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतार रही, वहां पर चुनाव लड़ रही। जिस तरीके से वो चुनाव लड़ने गई थी, आपको याद होगा, कर्नाटक में और फिर हिमाचल प्रदेश में। हालांकि दोनों राज्यों ने उन्हें नकार दिया, यहां पर भी नकारे, लेकिन वो जो नुकसान करेंगे वो कांग्रेस पार्टी का करेंगे। वो तेलंगाना नहीं जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जहां नुकसान कराना चाहिए, जहां पर वहां की सत्तारूढ़ जो भाजपा की बी टीम है, वहां की बीआरएस, उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन वो केसीआर को नहीं करते, क्योंकि उनके साथ मिलकर उनके जो खेल है वो हम सबको पता है। इसके बाद वो मणिपुर नहीं जाते, वहां पर भी चुनाव नहीं करते। यानी कांग्रेस को हरवाने में कैसे योगदान दे, इसका वो काम यहां भी करते हैं। चलिए छोड़िए, कांग्रेस कांग्रेस है,
लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कभी नहीं। तो यह हमारा मणिपुर पिछले 5 महीने से जल रहा है, हम सबको पता है, जो हालात हैं हमें पता है। लेकिन प्रधानमंत्री को दर्द इजराइल का होता है, उन्हें दर्द मणिपुर का नहीं होता है। आज मणिपुर की एक 12 साल की बच्ची जो प्रधानमंत्री को लिखा और जो वीडियो ट्वीट किया, उसके बाद उन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म तो आती नहीं। वो तो इजराइल की बात करते हैं, इजराइल की मदद की बात करते हैं, उनके भक्तगण बात करते हैं, और इजराइल के राजदूत उन्हें फटकार देते हैं, कहते हैं हमने न किसी से मदद मांगी है, न हमें मदद चाहिए। यानी इतनी बड़ी बात कह के वो उनको सबक दे देते हैं। तो आप समझिए, आप नैरेटिव गढ़ते हैं, लेकिन वो आपको जवाब देते हैं। राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दम के साथ कहा कि आप हमारी राजस्थान की सरकार को देखिए, जिसने वो महान कार्य किया है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक कोई नहीं कर सका। स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, जिससे वहां के लोगों को क्या क्या लाभ हो रहे हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ कहते हैं आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना या जो भी योजना आप बताते हैं, लेकिन आपके ही शासित, भाजपा शासित महाराष्ट्र में, नांदेड़ में रोजाना 13 से 14 लोग मर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी स्थिति के कारण। वहां के अस्पताल में मर रहे हैं और मरने वालों की संख्या रोज ब रोज बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवाएं आप दे नहीं सकते, झूठी बातें आप कर सकते हैं, लोगों को खाने के लिए आप दे नहीं सकते, 5 किलो अनाज के लिए भिखारी बनाएंगे, मनरेगा का रोजगार भी नहीं दे सकते। उसके अलावा रोजगार आप दूसरों के छीन लेंगे। तो साहब, रोजगार आप दे नहीं सकते, भोजन दे नहीं सकते, लोगों को सामाजिक सुरक्षा दे नहीं सकते, स्वास्थ्य दे नहीं सकते, अधिकार दे नहीं सकते, हक छीनना आपकी आदत बन चुका है। तो फिर आप कर क्या सकते हैं? तो इस बात को राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 भारत बना दिए, 2 इंडिया बना दिए, एक जो पूंजीपतियों का है और एक जो इस देश के सामान्य नागरिकों का है। चंद पूंजीपतियों के जेब को, उनके खजाने को भरा जा रहा है, लेकिन जो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लोग हैं, जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं, उनका सब छीना जा रहा है। हालात ये है, एक तरफ ये धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ गंगा जल पर 18% जीएसटी लगा देते हैं। गंगा जल पर डाक विभाग ने गंगा जल का शुरुआत की थी कि गंगा जल आपको पहुंचेगा, हर कोई बात नहीं, जो डाक का खर्चा होगा वो देगा, लेकिन अब उस पर भी 18% जीएसटी लगा दिया गया। इसके पहले आपने देखा दूध पर जीएसटी, रोटी पर जीएसटी। यानी कौन सी चीज इस देश की जनता से लूटेंगे? धर्म के नाम पे भी लूटेंगे, दूसरे नामों पे भी लूटेंगे। आप देखिए, काशी विश्वनाथ चले जाइए, अब सब कुछ पेड हो गया है। आप महाकाल चले जाइए, भभूति पेड पर मिलती, पूजा, हर पूजा पेड हो गई है। आप इसी तरीके से कहीं भी चले जाइए, अयोध्या में जमीनों की लूट हो रही है, चंदे की लूट हो रही है, और सब कुछ हो रहा है। चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंपा जा रहा है, वो जमीनें खरीद रहे हैं और दूसरी चीजें कर रहे हैं, और वहां पे अपने आलीशान होटल्स और सब कुछ बना रहे हैं। फायदा किसको? वहां के कॉमन लोगों को तो छोटा मोटा ही। वास्तव में पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंचे, जो ये पूंजीपतियों के हाथ में जो सब सौंपा जा रहा है, उसके कारण देश का हक मारा। तो यह हक मारी का जो सिलसिला है वो रुकना चाहिए। इसी को लेकर राहुल गांधी आज संजीदा है, बात कर। देश की न विदेश नीति सफल है, न
गृह नीति सफल है, न इस देश के लोगों की सुरक्षा है, न सामाजिक अधिकार है, न कुछ। सिर्फ झूठ और नफरत का खेल चल रहा है। जो सच बोलता है उस पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और दूसरे वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। राज्यों में भी ऐसे ही खेल चल रहा है। पंजाब में ही मैं देखता हूं कि आम आदमी पार्टी का सरकार भी वही खेल करती है जो नरेंद्र मोदी दिल्ली में करते हैं। लेकिन इन सब के बाद जो आपकी साजिशें हैं, आपके खेल हैं, वो इस देश को शर्मिंदा करते हैं, इस देश को अपमानित कराते हैं और इस देश का हक मारते हैं। तो ये हकमारी अब आपकी नहीं चलेगी, यह इस देश की जनता बताएगी। इस देश के साथ में आपने धोखा किया है कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर, क्योंकि इसके जरिए आपने कश्मीर के हक मारे, इस देश के लोगों के भी हक मारे, क्योंकि उसके बाद ना आतंकवाद रुका ना और कुछ, बल्कि बढ़ा है। आपने नोटबंदी करके जिस तरह से इस देश का हक मारा है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, उससे भी बर्बाद कौन हुआ है? इस देश का पूरा व्यापार, व्यवसाय और सारे काम जिससे रोजगार छीन गए, यह आपने किया। और 2000 का नोट लगाया गया, बिल्कुल तुगलकी फरमान की। 1000 का 500 का बंद करके बदल के 500 और 2000 कर दिया, और नतीजा क्या हुआ? अब 2000 भी आप बंद कर दिए। तो साहब, आपको असल में सरकार चलाना ही नहीं, आप तो उस बंदर की तरह हैं जिसे सत्ता मिल गई, भीड़ ने उसे जिता दिया, और जीतने के बाद उसके पास में कोई पीड़ित पहुंचा कि साहब इंसाफ दिलाइए, शेर हमारे बच्चे को लिए जा रहा है, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप चीन का चा बोल सके। तो आप बोले इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, और घूमते घूमते उसने कहा राजा साहब क्या कर रहे हैं? उनका देख नहीं रहे, मैं 18-18 घंटे काम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए लगा, कूद रहा हूं, फांद रहा हूं। साहब, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो राजा चाहिए जो नतीजे दे, और नतीजे वाला राजा हमें चाहिए, तो वो राजा मिलना चाहिए। तो फैसला आपको करना है कि आपको कौन सा राजा चाहिए। वो जो झूठ बोलता है, कभी ओबीसी के नाम पर, कभी दलितों के नाम पे, कभी आदिवासियों के नाम पे, कभी किसी नाम पे, लेकिन हक उन्हीं के मारता है। आदिवासी राष्ट्रपति बनी, लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार उनके समय में हुआ। वो जब राज्यपाल थी तो हक मारने का कानून उन्होंने साइन किया आदिवासियों। दलित राष्ट्रपति बना, उसने दलितों के हक मारे, दलित बेटियों के साथ में रेप हुए, गैंग रेप हुए। और उसके बाद में आप देखिए, इसी तरीके से आज जब हालात हो रहे हैं, पिछड़ों के हक मारे जा रहे हैं और कह रहे हैं हम पिछड़े हैं, हमारा तमाम पिछड़ा, तो यह स्थिति है। किसी को आप बदनाम करिए, लेकिन वास्तव में आप लोग हक मारने वाले हैं और सिर्फ हक ही मार सकते हैं। यही आपका चरित्र है। इसलिए सच को पहचानना होगा और सच के साथ खड़ा होना होगा। यही हमारा आपका काम, और यह हमें करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम अपना खोएंगे। फैसला आपका है। जय।